पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेके आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरहर की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। श्री विधि से धान की स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक। अश्वगंधा की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई विधि पर जानकारी। हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में दलहनी फसलों खेती में अरहर प्रमुख स्थान रखती है और इसकी खेती लगभग 5.3 लाख हेक्टेयर एरिया में की जाती है और इसकी औसत उपज 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कम है। यदि किसान भाई इसकी नई विकसित उन्नत प्रजातियों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो अरहर की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में कौन सी हैं तथा इसके वैज्ञानिक तरीके से खेती किस तरह करना है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, विश्व स्तर पर अरहर उत्पादन में भारत का 90% योगदान है। तो आज हम बात कर रहे हैं अरहर के उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में। तो सबसे पहली बात आती है भूमि के चुनाव की। तो इसके लिए हल्की दोमट अथवा मध्यम भारी प्रचुर स्फुर वाली भूमि जिसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था हो उपयुक्त रहती है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो भूमि की तैयारी के लिए प्रारंभ में 2 या 3 बार हल अथवा बखर चलाकर खेत को तैयार कर लें। इसके बाद किस्मों का चुनाव करें। तत्पश्चात उपयुक्त किस्मों की बुवाई करें, जो इस प्रकार है। बीजोपचार हेतु बीजों को बोनी से पूर्व 2.5 ग्राम थायराम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें एवं फफूंदनाशक के बाद राइजोबियम कल्चर 4.10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों को उपचारित करें, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो बोनी के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से सीड ड्रिल की सहायता से बेसल खाद के रूप में दें। साथ ही बीज की बुवाई 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। किसान भाइयों, कृषि के जोखिमों को कम करने हेतु आप अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसल रूप सोयाबीन की, अरहर गन्ना, उरहर उर्द, अरहर मूंग, अरहर लोबिया लगा सकते हैं, जो अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए बिना इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। निराई गुड़ाई हेतु बोनी के 25-30 दिन बाद पहली एवं 45 से 50 दिन पर दूसरी कुल्पा योडोरा चलाकर अथवा हाथ से निराई करवा कर करें। रासायनिक खरपतवार नाशकों में एलाक्लोर 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अब असली बात आती है सिंचाई की।
तो हल्की भूमि में जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो, आवश्यकता अनुसार फसल में फूल आने के समय पहली एवं उसके 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कीट एवं रोग नियंत्रण। तो अरहर में कई प्रकार के कीट जैसे पत्ती लपेटक, फली छेदक आदि कीटों का प्रकोप प्रमुखता से देखा गया है। इनके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर दवा 700 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोग नियंत्रण हेतु अरहर के प्रमुख रोगों में जैसे उकटा या विल्ट, फाइटोप्थोरा अंगुमारी और विषाणु रोग प्रमुख हैं। इनके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें एवं अंगुमारी रोग की रोकथाम के लिए रीडोमिल दवा का 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करके रोग से सड़ने से बचाया जा सकता है। एवं विषाणु रोगों की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC का 750 मिलीलीटर हेक्टेयर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इस विधि से अगर आप अरहर की खेती करते हैं तो अधिकतम उपज एवं आय ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसलों में धान की फसल का एक प्रमुख स्थान है और इस फसल की खेती करने के पूर्व किसान भाई इसकी नर्सरी विभिन्न विधियों जैसी सूखी विधि, गीली विधि, डिपोक विधि और श्री विधि इत्यादि में तैयार करते हैं। और इन्हीं विधियों में से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री विधि के बारे में कि इस विधि को आप अपनाकर किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं धान की स्वस्थ पौध। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह। तेज हवाओं का चलना, तापक्रम में वृद्धि जैसी समस्याओं के चलते जो खरीफ की प्रमुख फसल धान है उसमें किसान भाइयों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है और बहुत ही जो है अपने धान की फसल को वैज्ञानिक तौर तरीके से उगाना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए धान की कम से कम 120 दिन में पकने वाली प्रजातियों का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए और उनमें भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कम पानी चाहने वाली होती हैं। कम पानी में भी अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पूसा 1509 है और आपका सुगंध 5 है। एक नई प्रजाति पूसा 1612 है, नरेंद्र 3 है, इसके अलावा साकेत 4 है। ये जो प्रजातियां हैं और हाइब्रिड की बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रजातियां हैं, तो किसान भाई देख लें कि उनकी जो अवधि है पकने की वो कितना समय है, उनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। 120 दिन से अधिक की प्रजातियां किसान भाई न लगाएं। और जो प्रजातियां बताई गई हैं ये इस तरह की प्रजातियां हैं जिनमें खड़ा पानी या बाढ़ की तरह सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नमी बनी रहनी ही काफ़ी है उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाई साथ ही साथ ये देख लें कि धान की एक पद्धति है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी SRI विधि। SRI विधि से धान को यदि लगाते हैं किसान भाई तो उसमें भी पानी की बहुत बचत होती है, उसमें बीज की भी बचत होती है, बीज भी इसमें आधा ही इस्तेमाल होता है। इसमें नर्सरी 10-12 दिन की नर्सरी ही रोपाई के लिए पर्याप्त होती है। इसको किसान भाई एक पॉलीथीन पर भी उगा सकते हैं मिट्टी डालकर, और इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा 24 घंटे बीज शोधन करके पानी में भिगोकर और किसी बड़ी पॉलीथीन पर मिट्टी की परत और गोबर की खाद मिलाकर उसको जो है डाल दें तो इसमें 10 से 12 दिन में जो नर्सरी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु
100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1:1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। और फिर इसको पहले से पलेवा किया हुआ जो खेत है उसको जो है उसमें पडलिंग करके और इसको जो है 25x25 यानी पेड़ से पेड़ की दूरी भी 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर रखकर इसकी रोपाई की जाती है। और इसमें 20x20 पर भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं दक्षिण भारत के जहां 40x40 पर भी इसकी रोपाई करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे एक तो पानी की बचत होती है, साथ ही साथ निराई गुड़ाई में बहुत सहायता मिलती है। एक यंत्र आता है कोनोवीडर। कोनोवीडर से इसकी निराई किसान भाई आसानी से क्रॉस निराई कर सकते हैं, निराई गुड़ाई, और उससे खरपतवारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। और इससे जो रसायनों पर होने वाला जो पैसा है वो भी बचेगा किसान भाइयों का, और साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। और इससे हमारा जो बासमती जैसे धान हैं जो विदेशों को जाने में सैंपल फेल हो जाते हैं, तो इनकी गुणवत्ता के चलते जो है विदेशों को हमारा जो है एक्सपोर्ट होगा, इसके रेट बढ़ेंगे, किसान भाइयों को अच्छा पैसा मिलेगा। इसका ये भी लाभ है। और जो है SRI पद्धति से धान को लगाएं, उससे आपकी पैदावार में काफ़ी वृद्धि होगी, आपके बीज की बचत होगी, आपकी निराई गुड़ाई में आसानी होगी, आपकी उत्पादन जो लागत है वो आधी रहेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी खेती में अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वे इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर वैज्ञानिक तरीके से बुवाई करें। तो अश्वगंधा की उन्नत किस्में कौन सी हैं तथा इसकी बुवाई की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधीय पौधा है। इसकी जो सूखी जड़ें होती हैं, उसी का उपयोग जो है टॉनिक बनाने में काम में आता है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती अवश्य करें। किसान भाइयों, वैसे तो अश्वगंधा की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से इसकी खेती करनी है तो बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी बुवाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, जहां पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं। इसलिए अश्वगंधा की सफल खेती के लिए आप खेत की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं। जहाँ तक की बात हो मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी कई तरह की मिट्टियों में उसको उपजाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और लाल भी मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है, बलुई दोमट में भी इसकी खेती होती है, जिसका pH मान जो है 7 से 8 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी खेती जो है खरीफ के समय, जबकि खेत में अच्छी तरह से नमी हो, तभी इसकी खेती की जाती है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो खेत की तैयारी कर ली है, खेत की जुताई कर ली, उसमें पाटा चला दिया, खरपतवार को खेतों से निकाल दिया। तो वैसे तो खेती अमूमन किसी भी भूमि में लोग कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती करते समय अक्सर किसान इसे औषधि फसल सोचकर खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, आइए जानते हैं। तो उसमें खेत में है यूरिया तथा फास्फोरस या म्यूरेट ऑफ पोटास 15 kg के हिसाब से खेतों में रोपाई से पहले इसको दे डालें। तो इसके रोपने के 2 तरीके होते हैं, एक छिटकावा विधि। तो जब हम छिटकावा विधि से रोपाई करते हैं तो 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। खेतों में बराबर से इसके बीजों को छींटा जाता है और देखते हैं कि जब खेत में नमी हो तभी बीज को छींट देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पर, जैसे 2 से 3 दिनों के अंतराल पर उसमें थोड़ी सिंचाई कर देते हैं। और जब हम पौधे जब तैयार करके लगाते हैं तो इसके लिए 5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम पहले नर्सरी में उगाते हैं। तो जब हमारा पौधा 5 से 6 सप्ताह का हो जाता है तब उसको हम खेत में प्रतिरोपित करते हैं। तो जब खेत में हम प्रतिरोपित कर रहे हैं तो हमारा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ यह हमारे किसान भाई ध्यान दें कि इसमें जो है सिंचाई बहुत ही कम पड़ता है। बस पौधों को जीवित रखने के लिए आप 1-2 सिंचाई कर लें तो बहुत है। और फसल की बढ़वाड़ अवस्था में कई प्रकार के रोग व कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय से रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इन रोग व कीटों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 30 दिनों के उपरांत इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर दें तो फफूंद जनित रोगों से बचाव हो पाएगा। उसी तरह अगर हम कीड़ा से बचाव करना चाहते हैं, कीट व्याधियों से बचाव करना चाहते हैं तो रोगर का छिड़काव 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर खेतों की जमीन बहुत ऊंची नीची और ढलान वाली है। ऐसे खेतों में सिंचाई के साथ साथ अन्य कृषि यंत्रों से कार्य करने में किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और किसानों को इसी परेशानी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने लैंड लेजर लेवलर यंत्र का आविष्कार किया है। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। नाम रखे हैं लेजर लैंड लेवलर, जो कि एकदम प्रिसाइज लेवलिंग करता है, लेकिन किसान के खेतों के लिए, खेत के अलावा ये सिविल पर्पस से भी यूज होता है। जहाँ पे कि लैंड को हम लोग समतल करने के काम करते हैं, वहाँ भी लोग व्यवहार करते हैं इसका। किसानों को अपनी फसलों से कम उत्पादन मिलने के कई कारण होते हैं। इन्हीं में से एक है खेत का समतल न होना। जी हाँ किसान भाइयों, खेत समतल नहीं होने पर बीज, खाद, सिंचाई, जल और कृषि कार्य में मेहनत अधिक लगती है, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। लेकिन यदि किसान लैंड लेजर लेवलर यंत्र खेत का समतलीकरण करें तो खेत एक समान समतल हो जाते हैं और इसके कई फायदे हैं, आइए जानते हैं। लेवलर बहुत ही फायदेमंद है। आप देखेंगे कि जो लेजर लेवलर से अगर हम फील्ड को जो लेवल करते हैं तो बहुत ही बारीकी ढंग से होता है, यानी प्रिसाइज लैंड जो है लेवल हो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर प्रिसाइज आपका एकदम एक जैसा समतल भूमि पूरे फील्ड आपका खेत है तो उसमें जो हम पहले तो सबसे पहले हम बिचड़ा जो छिड़कते हैं वो सही जाएगा मात्रा में। इसके अलावा समतल खेतों में कृषि कार्यों को करने, कृषि यंत्रों को चलाने और सिंचाई जल का समान रूप से वितरण करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही खाद और बीज की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम लगती है। अगर इससे और आप देखेंगे कि मशीन की बात करें तो लेजर लेवलर से हम लोग कैसे समतलीकरण करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ट्रैक्टर में एक बंधा हुआ बकेट होता है, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं, जो कि मिट्टी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ पे ऊंचा है वहाँ से कट करता है और जहाँ नीचा है उसको फिल करता है। एक तो वो हो गया, बकेट हो गया। दूसरा, उसी ट्रैक्टर पर जिस पे बकेट लगे रहते हैं उस पर कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, वो ऑटोमेटिक मोड रहता है और सेमी ऑटोमेटिक मोड रहता है, मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर यूनिट होता है, ट्रांसमिटिंग यूनिट, जो कि हमारा खेत के बाहर हम लोग लगाते हैं। और एक होता है कि वो जो ट्रांसमिट करता है उसको, वो उस रे को वो लेने वाला इमीटर होता है, जो कि जो ट्रांसमिट जो लाइट होता है, एक बीम होता है, उसको वो के द्वारा कंट्रोल यूनिट में आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले हम खेत की जो हमारा खेत होगा उसमें एक स्केल रहता है जो लेजर लेवल में, उससे हम लोग 2-4 जगह या 10 जगह या 15 जगह हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग लेने से होता है कि आपका खेत को रैंडमली लेते हैं, कि मैंने कहीं कहीं से ले लेते हैं। उससे होता है कि हमारा खेत का कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, उससे हमारा पता चल जाता है। उसकी जो डाटा हमने लिया स्केल से, उसको हम लोग जैसे हम लोग 15 डाटा लिए, 15 जगह से हम लोग उसका रीडिंग लिए, तो उसके बाद 15 से डिवाइड कर देते हैं। उससे हमारा एवरेज निकल जाता है। एवरेज निकलने के बाद जहाँ एक एवरेज आएगा, जहाँ पे एक नंबर आएगा, एक स्केल से जो हम लोग किए हैं वो एक नंबर आएगा, उस पे हम लोग ट्राइपोड के द्वारा ट्रांसमीटर को बाहर खेत पे उसके अनुसार फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा बकेट जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है, और जो उसमें एक जो यूनिट लगा हुआ है, जो कि हमारा रे को, जो ट्रांसमीटर यूनिट का जो रे है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो हम लोग उसमें सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लेते हैं, और बांटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग लेवल करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, लेवल करने के बाद, फिर हम एक बड़ा जो छोटा छोटा हमारा टुकड़ा है, उसके बाद पूरे खेत को हम लोग एक साथ मिला देते हैं। इससे हमारा जो कॉस्ट आता है वो कम आता है। अगर बड़े खेत को अगर हम करें, एक ही बार में करें, तो उससे हमारा कॉस्ट भाग जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें कि अगर आपका 8 से 10 सेंटीमीटर अगर आपका खेत एंडुलेशन है, यानी उबड़ खाबड़ है, तो हम जो इससे लेवल करेंगे, इससे अगर 3 से 4 घंटा का लगभग समय लगता है अगर सही ढंग से करें तो। और इसका जो अनुमानित जो खर्च आएगा, चूँकि हमारा लेजर लेवल चलता है 55 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से, तो अगर हम इसका अनुमान जो मूल जो लागत लगता है जो लेवल करने में, अगर जो प्रिसाइज करने में हमारा लगेगा, वो करीब 3500 से 4000 के रुपये के आसपास प्रति हेक्टेयर वो लगता है। किसान भाइयों, जहां तक इस यंत्र की कीमत की बात है तो ये इसके पावर पर आधारित होती है। सामान्य बाजार में 3.5 लाख से 7 लाख तक के लैंड लेजर लेवलर मशीन उपलब्ध हैं। किसान इसे आपस में समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। लैंड लेजर लेवलर यंत्र एक काफी महंगी मशीन है, इसलिए लंबे समय तक और सुगमता पूर्वक ये मशीन कार्य करे, इसलिए इसकी समय समय पर देखरेख और मरम्मत करना जरूरी होता है। हाँ, इसका मेंटेनेंस है कि जब भी आप, चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगे हुए हैं, जो ट्रांसमीटर हमारा है, इमीटर है, और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, तो जब भी लेजर लेवल करके आते हैं तो इसको आप आराम से साफ़ कर लें, सूखे कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद इसके साथ एक बक्सा दिया जाता है, उसमें आप रख लें। और रखने के बाद जो ट्रैक्टर जो हमारा बकेट है, जहाँ पे ग्रीस लगाने का जगह है, पहले तो उसे धो ले, पानी से धो ले। उसका जहाँ ग्रीस लगाने का, मोबिल लगाने का जगह है, वहाँ पे ग्रीस लगा दे, मोबिल लगा दे, और इसे कहीं ठंडे जगह पे पन्नी से ढक करके रखे, तो ताकि इसका जो लाइफ है वो अच्छा रहता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है ग्राम मढ़ौली, जिला शिवपुरी के कृषक अतुल सिकरवार ने। यह गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो अतुल सिकरवार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जरूरी है कि हमारे जानवरों को गर्मी से बचाया जाए। जैसा कि देखने में आ रहा है कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और ऐसे में पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को गर्मी के कुप्रभाव से बचाने के लिए उनके आहार और आवास प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दें, तभी उनके पशु स्वस्थ रह पाएंगे। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं का किस तरह से करें आहार और आवास का प्रबंधन, आइए जानते हैं। गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि जानवरों को अच्छा से अच्छा हरा चारा दिया जाए, ताज़ा पानी दिया जाए,
इसके अलावा जहाँ पे जानवरों का मकान बना होता है उसके चारों तरफ पेड़ लगे होने चाहिए, चाहे यूकेलिप्टस हो या कोई भी पेड़, छायादार पेड़ होने चाहिए, जिससे उसकी छाया अगर मकान पे पड़ती है तो मकान ठंडे रहेंगे और हमारा जानवर गर्मी से बच सकता है। जानवर को खिलाने में जहाँ तक ध्यान देने की बात होती है, जानवर के भोजन में पानी की ज़्यादा मात्रा का समावेश होना चाहिए। सुबह शाम पानी बदल देना चाहिए जिससे कि गर्म पानी ना होने पावे। अगर गर्म पानी होता है तुरंत जानवरों को ठंडा और ताज़ा पानी देने की ज़रूरत होता है। चारा जो भी हम जानवरों को देते हैं इस समय बहुत ज़रूरी होता है कि जानवरों के चारे में हरा चारा ज़रूर उपलब्ध हो, क्योंकि हरा चारा अगर हम खिलाते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जानवर हमारा गर्मी से बच सकता है। और इस समय जो हरा चारा हमारे जानवरों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं उसमें सबसे प्रमुख रूप से नेपियर घास है। नेपियर घास आप जानते हैं बहुवर्षीय फसल है और इसको एक बार अगर लगा दिया जाता है कई वर्षों तक खाद पानी देते रहते हैं कि जानवरों को हरा चारा इससे उपलब्ध होता रहता है। नेपियर घास के अलावा और भी जो ज्वार बाजरा हैं ये भी इस समय हम सूडान चरी है इसको हम इस समय लगा सकते हैं, उसकी भी कई कटिंग होती है। तो अगर हमारे पास पानी का साधन है तो इस समय इतनी गर्मी में भी हम अपने जानवरों को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में। तो पशुपालक भाई विभिन्न तरह की बीमारियों से अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए उनका टीकाकरण कब कराएं, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इस समय जो है खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण भी हो रहा है, लगभग वो समाप्त होने के समय आ गया है। लेकिन अगर किसी किसान भाई के यहाँ खुरपका मुहपका बीमारी का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसको ज़रूर पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका टीकाकरण करवा लें। आप जानते हैं खुरपका मुहपका बीमारी जो है इससे भी जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसमें जानवर मरते कम हैं, लेकिन ये वायरस से होने वाली बीमारी है, एक जानवर में होती है दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए इसका टीकाकरण बड़ा ज़रूरी है। और इस समय जो बरसात में आने वाली बीमारी है गला घोंटू, आप जानते हैं गला घोंटू बीमारी जानवरों की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है और गला घोंटू बीमारी एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका इन्फेक्शन जो है सांस नली में होता है। इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण सांस नली की दीवारों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस नली के बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है और जानवर को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तो जानवर इसमें अगर सही टाइम पे इलाज नहीं कराया जाता है तो जानवर हमारा मर जाता है। या गाय की तुलना में भैंस में बीमारी ज़्यादा होती है और इसका टीकाकरण साल में केवल एक बार कराना पड़ता है। अगर साल में एक बार गला घोंटू बीमारी का हम लोग अपने जानवरों को टीकाकरण करा देते हैं तो साल भर ये बीमारी जानवरों को नहीं होती है। क्योंकि ये बीमारी बरसात के महीने में होती है इसीलिए इसका टीकाकरण गर्मी के महीने में मई के लास्ट में या जून में इसका टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। अगर जून में कोई किसान भाई ऐसा है जिसका जून तक गला घोंटू बीमारी का टीकाकरण नहीं हो पाया है तो उसका टीकाकरण निश्चित रूप से जुलाई के महीने में करवा लेना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन के लिए धान की सीधी बुवाई करने तकनीक, अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें लोबिया की उन्नत खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।